बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कभी कभी ये ऐसे माहौल में आना पड़ता है और थोड़ा दिन यहाँ पे गुजारना होता है। उसकी वजह ये है कि जितना ख़बरों के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं, जितना ज़्यादा लैपटॉप्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, मोबाइल्स के अंदर, इंटरनेट के अंदर और अखबारात के अंदर, किताबों के अंदर और ख़बरों के अंदर वो ज़िंदगी एक बहुत फंस जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई हर तरफ से दिमाग जकड़ा गया है। तो कभी कभी हमें 1-2 हफ्ते के बाद लगता है कहीं निकलें और फिर मैं अपनी टीम को लेके आ जाता हूँ। तो आज भी हम एक ऐसी आउटडोर जगह पे मौजूद हैं। यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत झील है। इसके कुछ मनाज़र आपको भी मैं साथ दिखा भी देता हूँ, ये आप देखते रहें। और इस झील के अलावा यहाँ कुछ पहाड़ हैं। हमने आज हाइकिंग भी की है और यहाँ बैठे हैं। और ये एक मेरे दोस्त हैं, उनकी बड़ी खूबसूरत यहाँ पे वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यहाँ जंगल लगाने की। खूबसूरत सा जंगल होगा यहाँ पे और कुछ थोड़ा सा और, तो मुस्तकबिल में ये बहुत खूबसूरत इंशाल्लाह बन जाएगी। तो आज का वीलॉग यहाँ से मामलात वही सियासी हैं। सबसे पहले जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसका नाम है BAP बाप। तो मरीम नवाज़ साहबा ने इस नाम को बड़े मज़े से इस्तेमाल किया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आज सियासी जुगतें लगाई हैं। सियासी जुगत जो है ना, वो बड़ा लंबे सियासी एक्सपीरियंस के बाद आती है। और ये जो सियासी जुगत है, इसके पीछे जो दिमाग काम कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। और जब वो लोग सुनेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे कि मुझे पैसे पता चला, मैंने उनके साथ बहुत काम किया हुआ है। राणा सनाउल्लाह साहब का ऐसा दिमाग है कि वो इस नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इरफान सदीकी साहब और परवेज़ रशीद साहब, इस किस्म के लोग मरीम नवाज़ साहबा के पास हैं। वो लोग इस तरह की चीज़ें करके दे सकते हैं। तो हुआ ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नाम BAP बाप है। और एक बाप जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बाप आसिफ अली जरदारी, और एक जरदारी सब पे भारी। इस पे मरीम नवाज़ साहब ने कहा ये तो खुद एक शर्मिंदगी है, नारा आप इसकी बात करते हैं। और उन्होंने इसको शर्मिंदगी करार दिया, जरदारी साहब का जो नारा है, जो पीपल्स पार्टी लगाती है, बार बार लगाती है। अब जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि बाप के कहने पर आपने ये किया, बाप की बात आपने मानी। वो बार बार जो बाप कह रही थी ना, वो एक्चुअली बलूचिस्तान अवामी पार्टी को नहीं कह रही थी। वो ताना बलूचिस्तान अवामी पार्टी को नहीं दे रही थी। वो ये नहीं कहना चाह रही थी कि बाप फौज की पॉलिटिकल पार्टी है या बाप एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल पार्टी है। एक्चुअली वो कह रही थी कि बाप जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का है और बाप जो है उसके कहने पर वोट दिया है और बाप के कहने पर यह सारा कुछ किया है। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। मरीम नवाज़ साहबा की बहुत सारी मुलाकातें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से हो चुकी हैं और कुछ मुलाकातें 1-on-1 भी हुई हैं। उन मुलाकातों में मेरी इत्तला के मुताबिक, और ये सोर्सेज PMLN के हैं, पीपल्स पार्टी के नहीं हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मरीम नवाज़ की निस्बत ज़्यादा गहरे इंसान है। उम्र में तो छोटा लेकिन शख्सियत में थोड़ा गहरा। तो वो इतनी जल्दी अपना भांडा नहीं फोड़ता और मामला भी उन्हीं का था। तो मरीम नवाज़ साहबा ने जहाँ अपनी कमज़ोरियाँ बताई अपनी पॉलिटिकल पार्टी की, कि मेरे चचा जो हैं वो, मेरा कज़न जो है हमजा शहबाज वो, और मेरी पार्टी के अंदर कुछ लोग वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं जाना चाहते और ना वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जा सकते हैं। तो मुझे अपनी पार्टी के अंदर एक बड़ी जंग लड़नी पड़ती है और बड़ी मुश्किलों से मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट लाने के लिए मैंने अपने वालिद को कायल किया हुआ है। परवेज़ रशीद है या कुछ और लोग हैं वो साथ देते हैं। और मैंने अपनी एक टीम बनाई हुई है यंगस्टर्स की और सोशल मीडिया की एक टीम है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस लें। तो बिलावल, आपको भी इस जमूत के साथ लड़ना पड़ेगा और आपको भी फ़ौज के ख़िलाफ़, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना पड़ेगा अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, और आपके लिए ये आसान होगा। तो बिलावल ने भी अपनी मजबूरी बताई, और मजबूरी क्या थी? बाप। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मेरे फादर का मसला है, वो सियासत को किसी और तरह देखते हैं और वो सियासत के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मफामत पे यकीन रखते हैं और बड़े अजीब तरीके से सियासत को चलाते हैं। और वो चीज़ें आपके सामने। अब मैं भी उतना कुछ नहीं कर सकता जितना कुछ मैं करना चाहता हूँ या जो आप मेरे से एक्सपेक्ट करें। दोनों के पास ये बहाना है ना। जब मरीम नवाज़ साहबा डील कर रही होंगी इदारों के साथ या हुकूमत के साथ या मौजूदा सिस्टम के अंदर जो है वो उसको चलाने की बात कर रही होंगी, तो उस वक्त वो बहाना लगाएंगी जी मेरे चचा और बाकी लोग जो पार्टी के हैं वो गालिब आ गए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बिलावल ने भी बहाना बनाया कि मेरे अब्बू जो हैं वो ये नहीं मानते, तो मैं फिर क्या करूं। तो ये बाप यहाँ से बीच में आया। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा था कि मैं अपने चचा की और बाकी सब लोगों से लड़ाई करूंगी और आपको भी बाप से लड़ना होगा।
ये है वो कहानी जो बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ के बीच में, ये गिलगित बल्तिस्तान में भी इनकी बात हुई, उससे पहले भी मुलाकातों में बात हुई और उसके बाद भी हुई। तो इस पे कायम रहना था बिलावल भुट्टो जरदारी को, और मरीम नवाज़ साहबा को उनसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन हुआ क्या, कोई मौलाना साहब को फ़ोन जो है जुमेरात वाले दिन वो जरदारी साहब ने नहीं किया। जुमे को मुंतखब होते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी और मुंतखब हो जाते हैं अपोजिशन लीडर सेनेट में, लेकिन ये तैयारी कर ली जाती है जुमेरात को। जुमेरात को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके कहते हैं कि मौलाना साहब हमारी तैयारी पूरी है, हमारे बंदे भी पूरे हैं और हमारे पास ये स्ट्रेंथ मौजूद है, हम जाएंगे और जाके अपना अपोजिशन लीडर मुंतखब करवा लेंगे सेनेट में, और ये बेशक आप मरीम नवाज़ साहबा को बता दीजिएगा और हम तवक्को करते हैं मौलाना साहब आप हमें वोट डालेंगे। तो मौलाना साहब ने कहा जी मैं कैसे वोट डाल सकता हूँ, मैं फंस गया हूँ आप दोनों के बीच में। उन्होंने कहा जी मेरे वोट पूरे हो जाएंगे, हमारे पास 30 की स्ट्रेंथ है। मौलाना साहब ने कहा फिर मेरी ज़रूरत क्या है आपको, मैं ना उनको डालता हूँ ना आपको डालता हूँ, आप अपना बनवा लें। तो मौलाना साहब ने ये किया, लेकिन ये करने के बाद मरीम नवाज़ साहबा को बताया नहीं। ये है मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो हरकत जिस पे मरीम नवाज़ साहबा को गुस्सा चढ़ा, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिफोर टाइम मरीम नवाज़ साहबा को आगाह करने के लिए बता दिया था। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेलेक्टेड करार दे दिया गया है, इससे पहले इमरान खान साहब को सेलेक्टेड करार दिया गया था, फिर सादिक संजरानी को सेलेक्टेड, यानी जब तक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का नहीं बनेगा, जब तक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का नहीं बनेगा, तब तक जो भी आएगा वो सेलेक्टेड होगा। जब तक इक़्तिदार की कुर्सी पे नून लीग की कोई जो है वो आके शख्सियत नहीं बैठ जाती, अपनी तशरीफ़ नहीं रख देती इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर, तब तक जो भी आएगा वो सेलेक्टेड होगा। चाहे वो वोट लेकर आ रहा हो, चाहे वो इलेक्शन लड़के आ रहा हो, चाहे वो मार्शल लॉ डाल कैसे भी आ रहा हो, जो भी आएगा वो सेलेक्टेड होगा, जब तक मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा आके इक़्तिदार की नशस्त के ऊपर नहीं बैठ जाता। ये है मसला मुस्लिम लीग नून का। अब बाप बाप कह के आज काफ़ी चढ़ाया मरीम नवाज़ साहबा ने कि आपने बाप की बात मानी, आपने बाप के कहने पर ऐसा किया, आप बाप के पीछे चल पड़े। तो एक्चुअली वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी नहीं है, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, उनका तो अपना चेयरमैन मुंतखब हुआ सादिक संजरानी, और उनको वोट डालने की ज़रूरत क्या है, वो डाल भी नहीं सकते, वो तो हुकूमत वाले हैं, अपोजिशन वाले थोड़ी हैं। तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को उन्होंने क्यों वोट डालना था, वो तो आए दिलावर खान आज़ाद ग्रुप 2 फाटा के साथ, उनके वो शामिल हो गई और पॉलिटिकल पार्टी जमात इस्लामी भी उनके साथ आ गई, उनके अपने 21 थे, वो जीत गए, आराम से जीत गए और वो बन गए। तो ऐसा नहीं हुआ कि इनको कोई हुकूमत ने वोट डाल डाल के बनाया या बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इनको बनाया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का अपना चेयरमैन सेनेट है, इसलिए उनको ज़रूरत नहीं थी कि वो अपना अपोजिशन लीडर लेकर आते। पीपल्स पार्टी को लेकर आना था, वो ले आए, लेकिन क्योंकि एक ही पार्टी है जिसके नाम के साथ बाप पुकारा जा सकता है, तो उस पार्टी के नाम का फ़ायदा उठाते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बाप के नाम पे सियासी जुगतें मारी हैं मरीम नवाज़ साहबा ने। अब उनका जो जवाब दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो ये दिया है कि ठंडा पानी पिएं और लंबे लंबे सांस लें, बल्कि ऐसी जगह पे आ जाएं, यहाँ ज़रा ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। अगर किसी को थोड़ा सुकून चाहिए, एक ब्रेक लें और किसी पुरफ़ज़ा मकाम पे आएँ। वैसे रायगढ़ अंदर से बहुत पुरफ़ज़ा है, बहुत बड़ा है, बड़ा खूबसूरत है। शाम को फुहारे भी चलते हैं, बीच में स्विमिंग पूल्स हैं, बीच में उन्होंने वो बड़े अच्छे पार्क बनाए हुए हैं, हिरन शिरन भी हैं, मोर शोर भी हैं, बहुत अच्छा जंगल भी है। तो रायगढ़ तो पूरा एक स्टेट है, मैंने देखा हुआ है, बहुत बड़ा। एक अंग्रेज़ सहाफ़ी आया, मुझे अच्छी तरह याद है, उसने गले में कैमरा लटकाया हुआ था, फ्रीलांस जर्नलिस्ट था। नवाज शरीफ साहब नए नए पाकिस्तान में आए तो वो भी हमारे साथ रायगढ़ चला गया, सारे सहाफ़ी वहाँ पे थे, वो भी था। वो ऐसे घर को देख रहा था फटी फटी आंखों से। तो उसने हम लोगों से एक सवाल किया, हम जर्नलिस्ट काफ़ी सारे खड़े थे और हम शर्मिंदा हो गए। उसने कहा यार ये तुम लोगों के लीडर हैं, इतने बड़े बड़े घर, इतने बड़े बड़े घर, ये तुम लोगों के लीडर हैं। मैंने कहा यार ये एक ही घर तूने देखा था? नहीं, मैं बिलावल हाउस भी गया था और अभी तो वो बनीगाला नहीं गया, वो इतने बड़े बड़े घर। वो कहता है इतनी गरीब कौम है, उनके कौम के पल्ले कुछ नहीं है, कर्जे पूरी दुनिया से लिए हों और लीडरों के इतने बड़े बड़े घर। तो वो उसने हमें बड़ा शर्मिंदा किया था। तो आप थोड़ा सा स्टे करें, ठंडा पानी पिएं, बिलावल साहब कह रहे हैं, और लंबे लंबे सांस लें ऐसे पुरफ़िज़ा मकाम के ऊपर, तो शायद आपको बेहतरी आ जाए। और बिलावल ने कहा कि अपोजिशन का इत्तेहाद का मैं हामी हूँ, मगर डिक्टेशन से काम नहीं चलेगा। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने थोड़ा मारा मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि वापस आएँ जनाब, ये किन चक्रों में आप पड़ गए, हम आपको फिर मौका दे रहे हैं, पार्टी के अंदर इंतखाब करवाएं, पार्टी में इलेक्शन करवाएं, पार्टी फैसला करे किसको हुक्मरान बनना है, पार्टी का लीडर कौन होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पोजीशन तो आपके सामने है।
और हाफिज़ हुसैन अहमद का इस मौका पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को इंतखाब का कहना, इसका मतलब क्या है जानते हैं आप? इस मौका पर पार्टी के इंतखाब का कहने का मतलब ये है कि वो जान गए हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पार्टी में अपनी वक़्त खोते जा रहे हैं, लिहाजा अब इंतखाब करवाया जाए और मौलाना फजलुर रहमान साहब को फारिग करके JUI के ऊपर, JUI पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाए और दूसरे जो मुतबादिल क़यादत है वो आए और नए सिरे से इस पार्टी को चलाए। पीपल्स पार्टी ने ये कहा है बार बार PMLN को कि PDM को हम नहीं तोड़ना चाहते, इसको हम अभी चलाना चाहते हैं। जो मुझे उसकी वजह समझ आती है वो ये है कि वो अभी इस नून लीगी नामी खिलौने से मज़ीद खेलना चाहते हैं। जरदारी साहब का या बिलावल का भी दिल भरा नहीं इस खिलौने से, वो इससे और खेलना चाहते हैं, इससे और कुछ गेन करना चाहते हैं। ये नहीं उन्होंने अपने केसेस के अंदर कितना कुछ गेन कर लिया, उन्होंने अपने सारे मामला सीधे कर लिए, उन्होंने सेनेट का अपना यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करवा लिया, उन्होंने अपोजिशन लीडर की सीट भी ले ली, चेयरमैन का चक्कर चलाया था, नून लीग दगा ना देती तो वो भी हो जाता। तो हर चीज़ उन्होंने नून लीग से हासिल कर ली, लेकिन अभी भी इस खिलौने से उनका दिल नहीं भरा। वो अभी भी चाहते हैं कि मज़ीद कुछ किया जाए। अच्छा, एक और मरीम नवाज साहबा ने कहा कि एक छोटे से ओहदे के लिए आपने जमहूरियत की कुर्बानी दे दी, ये आप कहते तो अब आपको दे देते, तो आज़म नज़ीर तारड़ को आप कुर्बान कर देते ना। आपको तो बार बार पीपल्स पार्टी ने कहा था कि इत्तेहाद मत तोड़िए, हमारे बंदे को बना दीजिए अपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली में आपका है, सेनेट में हमारा हो जाएगा, आज़म नज़ीर तारड़ को हटा दीजिए। लेकिन उसको आप हटा नहीं सके क्योंकि वो आपके केसेस भी लड़ता रहा, लिहाजा आज़म नज़ीर तारड़ की वजह से अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है। दो चीज़ें और मुझे आपसे कहनी है। ना उस्मान बुज़दार का जवाब आया कि अपने रिश्तेदार को क्यों बनाया, इतने बड़े ओहदे के ऊपर क्यों तैनात किया, डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच जनूबी पंजाब, कोई जवाब उस्मान बुज़दार ने नहीं दिया। पता नहीं क्यों नहीं दे रहे जवाब, हालांकि इनको तो जवाब देना चाहिए था। दूसरा, अभी तक भारतीय आर्मी चीफ के जहर आलूद बयानात का जवाब भी पाकिस्तान की जानिब से नहीं दिया गया, ये भी बड़ा अफसोसनाक है। ये दोनों चीज़ें। और तीसरी चीज़ यह है कि इमरान खान साहब, मैंने आपसे कहा था थोड़े दिन पहले कि कोरोना वायरस में वज़ीर आज़म को ज़्यादा सोचने का मौका मिलेगा, रीअसेस करने का मौका मिलेगा कि मैं क्या करने आया था और क्या कर रहा हूँ। और अब उसका नतीजा ये निकल रहा है कि नदीम बाबर जैसा उनका बहुत करीबी आदमी उन्होंने फारिग कर दिया एक स्कैंडल पे। अभी और लोग भी फारिग होने वाले हैं। पंजाब और वफाक में बड़ी तब्दीलियों के लिए इन दोनों जगह पे बैठे हुए सियासी लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं और ब्यूरोक्रेसी भी अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से निकलने के बाद उनको एक मुख्तलिफ इमरान खान मिलेगा, जो उनके इस वक्त उनको टाइम मिल रहा है चीज़ों को असेस करने का, उनका जायज़ा लेने का और अपने माजी और हाल का मवाजना करने का। वो टाइम हुक्मरानों को बहुत कम मिलता है। तो इस टाइम पे इमरान खान साहब जो फैसले करेंगे वो आने वाले दिनों में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। बहरहाल एक बंदा फारिग हो गया और ये बंदा बहुत पहले फारिग होना चाहिए था। बहुत सारे और बंदे वो भी फारिग होने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं खान साहब किसका इंतज़ार कर रहे थे। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जब वो क्वारंटीन से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे लोग क्वारंटीन में चले जाएंगे। फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।